ना बढ़ते हैं बेटा सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के तरफ। अभी सवाल ये है कि मैडम आपके पास 1 1 on 2 ये होने के बाद भी और कुछ बचा है, तो बेटा 1 1 on 2 into 1 many 1 on 2 ये सब थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या थे ये? टाइप्स ऑफ फंक्शन। पर जब हम लोग बात कर रहे हैं और क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं फंक्शंस के, तो सबसे पहले पता चला कि एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? तो जहां पे फंक्शन जाता है फ्रॉम R टू R, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। और ये डिफाइन कैसे किया जाता है? तो f of x is equal to c, where for all x belongs to R that assign the same value to every member of its domain। जो असाइन करे, मान लो पकड़ के चलो, मैंने बोला y is equal to f of x, y is equal to f of x और फंक्शन है मेरा 3, इट मीन्स y is equal to 3। सो बाय नेचर y is equal to 3 वाली लाइन कैसे होगी? तो बाय नेचर y is equal to 3 वाली लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस को, और जब वो x एक्सिस को पैरेलल है तो वो समय पे वो x एक्सिस के सभी नंबर्स करेगी बेटा, सभी नंबर्स करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 सभी नंबर्स करेंगी, पर वो खुद की वैल्यू कांस्टेंट रखेगी। और जब ऐसे होता है तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक? तो कांस्टेंट फंक्शन की रेंज अगर -∞ टू +∞ को कवर करा रही, इट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो कि डिनोट किससे होगा आपका, whose domain and range of this function is R and that is C। ठीक है, डोमेन कहाँ पे रेंज दे रहा आपको, that is the set of real numbers में, और रेंज कहाँ पे मिलेगी आपको, इन द C। ईच एंड एवरी टाइम एक ही टर्म मिल रही। नाउ नेक्स्ट के तरफ बढ़ते, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये खुद को आइडेंटिटी बताता है। सो ये आइडेंटिटी फंक्शन डिनोट होता है f of x इज इक्वल टू x से, जहां पे x बिलोंग्स करेगा R, और आइडेंटिटी फंक्शन के लिए याद रखोगे कि इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं और दोनों बिलोंग करते हैं आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स को। मूव ऑन द थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज अ रेसिप्रोकल। पता है हमें बेटा रेसिप्रोकल यानी, रेसिप्रोकल फंक्शन उल्टा करो, 3 है तो 1/3 करो, 2 है तो 1/2 करो, 1/2 है तो 2 करो, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। और जब दिया हुआ फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है, वो समय पे ये x कभी भी 0 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये 1/0 हो जाए तो ये बन जाता है नॉट डिफाइंड, जो हमको नहीं पूरा आता। ठीक है, सो रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल रहते हैं, ध्यान में रखना। रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज दोनों के दोनों कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, और वो रहते हैं R-0। ये 0 का मतलब कभी भी सिर्फ 0 नहीं। मान लो बच्चा, अगर मैंने लिखा 1/x-3 तो पॉसिबिलिटीज में जाएगा denominator is not equals to 0. So this value if is equal to 0, then x is equal to 3, but denominator is 0, term is not defined. Keep in the mind what exactly happened here. Move on the next one.
दैट इज रैशनल फंक्शन. सो रैशनल फंक्शन यानी वो फंक्शन जहां पे हम लोग लिखा करते हैं टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द वे, कैसे, एनी टू फंक्शन रिटर्न एज द रेशो. कैसे लिखा जा रहा है? रेशो. रेशो माने क्या? तो P अपॉन Q ये होता है रेशो. और जब रेशो फॉर्मेट में दो अलजेब्रिक फंक्शन लिखे जाते तो उसे कहते हैं रैशनल फंक्शन. अगेन द कंडीशन इज वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे Q क्या नहीं, 0 नहीं. ना मूव करते हैं नेक्स्ट के तरफ, दैट इज द एब्सोल्यूट और द मॉडुलस फंक्शन. क्या है ये मॉडुलस? क्या है ये एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन? तो वो फंक्शन जहां पे ये डिफाइन होता है, दैट इज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू दो पॉसिबिलिटीज प्लस x एंड माइनस x. और जब हम लोग मॉड में लेते हैं तो मॉड नेवर बी निगेटिव. सो मॉड ऑफ 3 लिखे तब भी 3 ही है, और मॉड ऑफ -3 लिखे तब भी 3 ही है. ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया बेटा दिस इज माई y एक्सिस, दिस वन इज द x एक्सिस, दिस वन इज द y डैश एंड दिस इज द x डैश. ठीक है. अभी सवाल ये है कि ये कंसिडरेशन होने के बाद आप मॉडुलस की वैल्यूज को लेके चलते हो, या तो पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली, पर y जो वैल्यू दे रहा वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड y एक्सिस की है. और अपवर्ड y एक्सिस पे कहां से लेके कहां तक? तो 0 से लेके तो इंफिनिटी तक. डोमेन में क्या क्या डाल सकते हो? तो डोमेन में मॉड ऑफ 1 डाल सकते हो, तब भी आंसर 1 ही मिलेगा. मॉड ऑफ 2 डाल दो तब भी आंसर 2 ही मिलना है. मॉड ऑफ -2 डाल दो तब भी आंसर 2 ही मिलना है. इसका मतलब आप नंबर लाइन का हर एक टर्म यूज करा सकते हो, पर आपका जो y एक्सिस है वो सीधा ऊपर जाए इंफिनिटी तक. इट मीन्स दिए हुए मॉडुलस फंक्शन के लिए रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी और डोमेन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो डोमेन रहेगा बेटा मेरे सिर्फ R नहीं हुआ, बहुत सारा R हुआ, क्योंकि R बोलने के बाद रियल नंबर बोलने के बाद उसके अंदर इंटीजर डालो, रैशनल नंबर डालो, उसके अंदर प्लस डालो, उसके अंदर माइनस डालो, सबको लेके चल रहा बेचारा हो गया पण बहुत सारा. और इसके लिए रेंज कौन बनाता है? तो 0 to इंफिनिटी. और जब ये 0 to इंफिनिटी की बात चल रही, इंफिनिटी यानी अनगिनत. जब चीज ही अनगिनत है तो उसको कितना बांध के रखोगे, क्या बांध के रखोगे, और उसको पकड़ोगे तो कैसा पकड़ोगे? इसीलिए इसे लिखा जाता है इन द ओपन इंटरवल. ठीक है, समझाया था ओपन इंटरवल का मतलब भी ना. कोई गारंटी नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हारी नहीं कह रहे. लेट्स हैव सम सी. ये याद रखना, अगर मैंने नंबर लाइंस पे ऐसे 4 अलग अलग पैटर्न के नंबर्स, और अगर मैंने फर्स्ट बोला ये ऐसे, क्या कम ज्यादा करा रही हूं मैं, उस पर ध्यान देना. और एक इसको यूज करा लेते सी. कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने डार्क किया है, और कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिन्हें डार्क नहीं किया गया. ये बताते हैं हमें इंक्लूडिंग द वैल्यूज, और ये बताते हैं हमें एक्सक्लूडिंग द वैल्यू. छोड़ो एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज, इंक्लूडिंग द वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, सेम टर्म इफ आई राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3,
इट मीन्स मैंने सेट में नंबर्स को कंसीडर करने को ना 1 2 3 तीनों नंबर्स आ गए, ठीक है। वही सेट अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 1 2 3, इसका मतलब 1 और 2 3 को नहीं लेना। वही सेम अगर मैं करूं 1 2 3, इट मीन्स 1 को नहीं लेना, 2 and 3 ओनली। और अगर मैं लिखूं in a open interval 1 2 3, it means only 2, not considered as a 1 and 3. This is all about your domain, all about your intervals, which is very very important to find the domain and the range of the function. Move on the next one, that is properties of modulus function. So what are exact properties of modulus function? Number 1, अगर mod of x लेस देन और इक्वल टू ए। अभी मॉड का मतलब होता है बेटा प्लस और माइनस, यानी मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए है तो इसका मतलब एक्स रख रहे हो तब भी आपको, ठीक है ना, और मॉड में माइनस एक्स रख रहे हैं तब भी आपको एक्स ही मिलना है। इट मीन्स ये x की जो वैल्यूज है ये कहाँ से कहाँ तक एनक्लोज बन जाएंगी, तो -a2 + a तक एनक्लोज होगी। अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन है, कैसा है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू -a है, और या फिर x greater than or equal to a। Keep in the mind what are the properties are। mod of में अगर प्लस माइनस है, मैं लिखूं 2 + 3 मॉड में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना ही निकलता है, mod of 2 + mod of 3 that is equals to mod of 5, खत्म कहानी। पर वही अगर mod of x + y ग्रेटर देन अगर 1 है तो दो डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं, x - y। मॉड के तरफ ध्यान रखो, दो मॉड में इनक्लोज हुए फंक्शन ना। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरे सभी बच्चों को बड़ा डिटेल में पढ़ा चुकी हूं मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज नथिंग बट द फ्लोर फंक्शन, और जब हम लोग फ्लोर फंक्शन की बात करते हैं तो उसे ऐसे बक्से में डाल दिया जाए, पर वो बक्सा आपके क्लोज ब्रैकेट का नहीं, वो बक्सा आपके क्लोज इंटरवल का नहीं, तो वो बता रहा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हूं, मैं फ्लोर फंक्शन हूं। और जब फ्लोर फंक्शन की बात आती है इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना जो कि कैसा है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब बात चल रही तो उसके लिए डोमेन रहता है आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज रहती है आर यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब बात करते हैं, और मैंने लिखा बेटा 5.95, तो 5.95 में लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू यानी ये इज इक्वल टू कितना हो गया 5, मैंने वहीं पे लिखा -4.95, तो मेरा आंसर रहेगा -5, क्योंकि -4 से छोटा कौन है तो -5 है। और हम लोग बोल ही रहे यहाँ पे कि हमें इंटीजर कैसे होना है, तो लेस छोटा चलेगा या बराबरी का चलेगा, पर बड़ा नहीं होना, नाम भले ही बड़ा लेके जा रहे, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखोगे वो एक बात देख लो। सबसे पहले अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n अगर है तो उसको लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n, या फिर फ्लोर फंक्शन x + n बोलो चलेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है और अगर x बिलोंग कर रहा I को, इट मीन सेट ऑफ इंटीजर को,
तो आंसर में लिखोगे -x, और अगर वो इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा तो लिखोगे -x -1। फिर कभी कभार एमसीक्यू सॉल्व करते समय सवाल आ जाता है ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज में बना के रखा ना। जब हमारे पास दो फ्लोअर फंक्शन विद द अपोजिट साइन आते हैं और अगर x बिलोंग्स करता है i को माने इंटीजर को, तो वैल्यू बन जाती है 0। पर अगर वो इंटीजर नहीं है तो वैल्यू बन जाती है -1। कीप इन द माइंड, उसको करके देखना बार बार ना। ये वो हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर, छोटा वाला इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर बताता है उसी को स्मॉलेस्ट इंटीजर बोलो जहां पे रियल नंबर x फिर से सिंबॉलिक फॉर्म के साथ आ रहा कुछ इस है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर में फंक्शन कैसे होना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना। इसके पहले में फंक्शन कैसा रिक्वायर्ड था, दैट इज लेस देन और इक्वल टू। यानी अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना रहता 9.7 का तो हमारे पास आंसर था 9। पर जब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं तो देखिए 9.7 का ग्रेटर हो गया 10, -5.7 का हो गया -5। ग्रेटेस्ट अगर लिखना रहता मुझे -5.78 का, so answer will be -6. This is the difference between the smallest and greatest integer. Move on the next one, that is exponential function. So what is exponential function, where we are considering a is not equals to 1। बड़ा सोच समझ के बनाया है जिसने भी बनाया। be a positive real number, then the function कहाँ से कहा था, so from R to R defined by a to the power x, a to the power x, 1 to the power x, it's a 1 ही हो जाएगा। इसीलिए डोमेन बना दी ऑल द रियल नंबर्स, और रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके तो इन्फिनिटी तक। दिस इज अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ। When we are in the logarithmic function, again the condition is the value of a is not equals to 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं log x और वैल्यू 1 रखूं तो इसका कदापि मतलब log of x नहीं होता। It means log x upon log 1। पर log 1 की वैल्यू तो 0, डिनोमिनेटर 0, सब कुछ 0 गया पानी में, इसीलिए ये इतने कंडीशन। और इसके लिए डोमेन कहाँ से कहा था, तो 0 to इन्फिनिटी, और रेंज कहाँ से कहा था, तो ऑल द रियल नंबर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं सर्कुलर फंक्शंस को ऑफ वेरिएबल एंगल्स, और जिसे जाना जाता है एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पे। ठीक है, एक बात और, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये जब फंक्शन शुरू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो समय पे ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव द डिफरेंट इमेज एंड द डिफरेंट रेंज। Okay, keep in the mind this also. And when we are talking about the inverse function, so to find the inverse of trigonometric function, function must be function का 1 1 और on 2 होना जरूरी है। फंक्शन का 1 1 और on 2 होना जरूरी है। इसीलिए हर एक फंक्शन को बांधा गया, हर एक फंक्शन को रोका गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया
जैसे कि साइन इनवर्स। उसको बोला गया देख तू सिर्फ ना यहां से शुरू करके यही तक ही जा, वही तक ही जाएगा, वही तक के आंसर लाएगा। तो ये डोमेन बना दिया कहां से कहां तक, तो -1 से लेके तो +1 तक। और जब ये बना लिया वैसे ही कॉस को बोला गया बाबा तू मूव हो कहां से कहां तक, तो सिर्फ 0 से लेके तो पाई तक। और ऐसे ही मूव होते होते फंक्शन ने डिसाइड किया अपना डोमेन और अपनी रेंज। समझ रहे बात को? बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज डिफरेंट बट इजी वन। नाउ पीरियोडिक फंक्शन का मतलब a function which satisfy the condition f of x plus y is equal to f of x, where t represent as the smallest positive real number which the equality holds, and f of x is called the periodic function and t is called the period of periodic function. Example दो बेटा, तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी रे बेटा? 0। वही एक गोल गोल रानी करके लौट के आए तो बन जाता है 2π, पर फिर से वैल्यू 0। फिर से एक गोल गोल रानी घूमने निकलते हैं, बन गया 4π, पर फिर से वैल्यू 0। यानी पर्टिकुलर पीरियड के बाद वही वैल्यू रिपीट हो रही। और जब कोई फंक्शन ऐसा करता है तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक फंक्शन। और इसी का अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो साइन x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2π। कीप इन माइंड। नाउ last but not least, that is the signum function. So what exactly mean this signum function? So when we are in the form of mod of x upon x, and if this mod of x upon x gives us the answer -1 because the x is less than 1, this gives the answer 0 because x is a 0, and this gives us the answer x because x is greater than 0. That time function is called a signum function. This is all about the synopsis of function. Move on the next one. Solve कर लेते हैं बेटा कुछ 2-4 क्वेश्चंस। इसलिए 2-4 क्योंकि नेक्स्ट इस सेशन में हम लोग all the questions those are very important for the NDA examination to crack the NDA, वो सभी के सभी डिटेल में लेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए कि कैसा होता है डोमेन, क्या एग्जैक्टली करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग द रेंज, और उसी के लिए स्टार्ट कराते हम लोग टुडे अभी का सेशन। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, f of x1 minus f of x2 is equal to f of x1 minus x2 upon 1 minus x1 into x2 for all x1 x2 belongs to -1 to 1, then what is f of x? पूछ रहा ये हमें कि f of x एग्जैक्टली क्या होगा। इसके लिए हम लोग सॉल्व कराते, हम लोग बेटा एक एक ऑप्शन वाइज ही निकल जाते हैं। ln का मतलब हुआ नेचुरल लॉगरिथम। सो मान के चलो कि फंक्शन जो है वो आपका ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, मान के चलो, ठीक है। अगर ये f ऑफ x की वैल्यू है तो f ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2 के लिए हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। सो एज वी ऑल नो दैट कि वेरिएबल बदलना पड़ता है। सो x के जगह पे ये इतना सारा डाल दो, इट मीन्स लॉग ऑफ 1 माइनस, अभी x कौन शुरू है, बराबर x कौन शुरू है, तो x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2।
ये एक टर्म, और इसके अपॉन में लिखना है हमें 1 प्लस एक्स, फिर से x की वैल्यू, सो x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान रखेंगे कि माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो रहा, इट मीन्स माइनस इंटू एक्स, ये बन रहा बेटा माइनस x1, उसके बाद माइनस माइनस बनेगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस x2 अपॉन, फिर से क्रॉस कीजिएगा, सो 1 माइनस x1 x2, फिर प्लस x1 माइनस x2। मैंने पहले ही क्लियर किया था कि क्रॉस होने के बाद डिनोमिनेटर कट जाए। नाउ सी ऑन द बोर्ड, पेयर बना लो बेटा, सो लॉग ऑफ पेयर बन सकती है हमारी, कैसे? तो 1 माइनस x1 को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, बचे हुए दो टर्म माइनस x1 x2 प्लस x2 में से अगर मैं प्लस x2 को बाहर भेज दूं, ठीक है, प्लस x2 को अगर मैं बाहर भेज दूं, सो व्हाट इज लेफ्ट इन अ ब्रैकेट, सो 1 माइनस x1 लेफ्ट इन अ ब्रैकेट अपॉन, सिमिलरली नीचे चलो, सो अगर मैं 1 प्लस x1 पहली टर्म ले लूं और उसके बाद ये माइनस दो माइनस में से माइनस को बाहर बुला लूं, तो हमारे पास x2 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस x1। ठीक है, समझो टर्म्स को क्या लिखा है हम लोगों ने। अभी ये करते समय हमारे ध्यान में आया कि लॉग ऑफ इन अ ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट क्या जा रहा, तो 1 माइनस x1, सेकंड ब्रैकेट क्या जा रहा, तो 1 प्लस x2 अपॉन, क्या है अपॉन में हमारे पास, तो अपॉन फिर से 1 प्लस x1 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस x2। ठीक है, जिसी को हम लोग क्या कुछ अंदाज में लिख सकते हैं, देखो लॉग ऑफ, ये पोर्शन हो गया आप लोगों का, थोड़ा सा यहां से रब करा लेते, चेंज कराते बेटा वैल्यूज को। सो देखो अभी ये जो फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन को मैं क्या लिख सकती हूं, तो पेयर बना लूंगी, लॉग ऑफ, पहली पेयर बन गई हमारी 1 माइनस x1 और इसके नीचे 1 प्लस x1, ये पहली हुई, अपॉन सेकंड के लिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहलाता है, इसका मतलब न्यूमरेटर की टर्म मैं डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर में डाल सकती हूँ, सो 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2। बात को समझो, ठीक है, अभी इसका काम नहीं, ये हो गया log a अपॉन b, पर ये क्या, log a अपॉन b तो आंसर देता है log a माइनस log b, देता है ऐसा आंसर। a कौन है यहाँ पे, तो 1 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस x1, और log b कौन है यहाँ पे, तो 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2। पर ये क्या हो गया, ये तो हमारा कंसीडरेशन था, क्या था हमारा कंसीडरेशन, कि f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और अगर ये हो पाता है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ने आंसर दिया f ऑफ x1, सेकंड टर्म में आंसर दिया f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 को अगर वो आंसर मिलता है, इसका मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ, तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 10। नाउ then the total number of distinct functions from A to A, सिंपल सी बात है, 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है,
फंक्शन टू फंक्शन ही जाना है, इसके सिर के ऊपर और एक बार 10 लिखा दो, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर सेकंड। खत्म कहानी। नाउ बढ़ते हैं थर्ड कहानी को बनाने के पीछे। नाउ सी व्हाट इज द रेंज ऑफ, किसकी रेंज ढूंढनी है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये तो फंक्शन हो गया ना, y इज इक्वल टू, अभी ढूंढते हैं इसके लिए। सो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इट मीन्स y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नाउ y इंटू ब्रैकेट, इट मीन्स y प्लस एक्स स्क्वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। समझ रहे हो? अभी ये प्लस एक्स स्क्वेयर y को उधर ढकल दो, बोलना तेरा काम नहीं इधर। चल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर y। LHS में से क्या, RHS में से एक्स स्क्वेयर इन अ ब्रैकेट 1 माइनस y, दिस इज ऑल्सो y। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ये किसकी वैल्यू हुई, तो ये वैल्यू हुई बेटा हमारे एक्स स्क्वेयर की। हमें तो ढूंढना है ना रेंज, रेंज ढूंढना है माने एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी। सो एक्स इज इक्वल टू बना अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस y। ये रेसिप्रोकल फंक्शन भी है, ये रैशनल फंक्शन भी है, इसको कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 0। बात को समझो। और अगर 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, साथ ही साथ अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, इसका मतलब ये टर्म हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो पहली और दूसरी ऐसे दो वैल्यूज आपको मिलेंगे 0 to 1, इंक्लूडिंग द 0 बट एक्सक्लूडिंग द 1, क्योंकि अगर 1 रहा तो 1 माइनस 1 गए हम लोग पानी में ना। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। कौन से फंक्शन का इनवर्स निकालना है। y इज इक्वल टू 5 to the power log x। सो ये लिखा लिया y इज इक्वल टू 5 to the power log x। फिर एक काम करते, वो log को नीचे उतारना है, और log को नीचे उतारने के लिए log ही हेल्प करा सकता। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इट मीन्स log y इज इक्वल टू log 5 to the power log x। ठीक है ना। पर log a to the power m का आंसर होता है m log a, और इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा log x इंटू log 5। कैसे आया ये आंसर, दैट इज log y इज इक्वल टू log x इंटू log 5। देयरफॉर log x इज इक्वल टू कितना होगा log x, मैंने log x को अकेले को रखा, इसका मतलब log y अपॉन जाएगा log 5। नाउ चेक द फर्स्ट आंसर, क्या आपके पास फॉर्मेट में कहीं log y टू द बेस 5 दिया है क्या? चेक कर लो बेटा, बड़ा 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 है क्या? नहीं, यानी ये तुम्हारा काम नहीं बनाएगा। अभी इसी को हम लोग log x इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5 इंटू log y लिख, और m log a वाले कंसेप्ट से जाते तो ये बन जाएगा log y टू द पावर 1 अपॉन log 5। अभी देखो दोनों के पास log चल रहे, लॉगरिथम गेट कंपेयर, सो x इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन log 5 है क्या आपके पास? चेक कर लो ऑप्शन में, x इज इक्वल टू y टू द पावर 1 upon log 5, it means correct and most appropriate answer is B। now बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, that is question number 5। if y is equal to f of x, सिंपल सी बात है,
y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है और f ऑफ x की वैल्यू अगर ax प्लस बी अपॉन cx माइनस a है तो f ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी? अगर f ऑफ x की वैल्यू y है तो f ऑफ y की वैल्यू x ही हो जाएंगी, यही आंसर हो सकता है। किंतु परंतु ना रखते हुए सॉल्व अगर करते हो बेटा तो ये ऐसा हो जाएगा cy x माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स वाले टर्म को एक साइड भेज दिए, सो ये बन गया सी वाई एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई। What is common here? So x is common in a bracket. cy minus a is equal to b plus ay. And therefore x is equal to b plus ay upon cy minus a, which is exactly match with f of x. So अगर f of x ने वैल्यू y दी थी तो f of y के लिए वैल्यू कितनी होगी? x. This is all about the some basic question based on the functions. In the next video हम लोग देखेंगे all the questions about this function.